Hello everyone, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We are on the topic of transgenic animals from chapter number 12. So first of all, the question is what are transgenic animals? Transgenic animals वो animals होते हैं जिनका genetic material आप manipulate करते हो, जिनके अंदर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो, राइट और वो उसके सेंस में जीन ऑफ इंटरेस्ट के सेंस में रिएक्ट करते हैं. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर वंस इन विच वी डू द मैनिपुलेशन ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल. जनरली हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में यूज करते हैं रैट्स, रैबिट्स, पिग, sheep, cow, fish, etc. Okay, so you need to learn that which animals can be used as transgenic animals. So their names are to be learned. However, in majority of the cases, we use rats more than other animals. Right? Because there is a resemblance in our system with the rats. Okay. However, there are many members of Mammalia which are being written, but this is the most preferred animal which is used for the study. ओके नाउ अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जब यूज करते हैं तो हमारा पर्पस जो है वो 5 पर्पसेस हो सकते हैं विच वी नीड टू नो. और ये जो सब टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू, इनमें एक लेंदी क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को पर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है. सो कभी भी अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट स्टडी करना चाहते हैं तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं. अगर हम कोई डिजीज स्टडी करना चाहते हैं तो भी हम इन एनिमल्स का यूज कर सकते हैं. कभी कभी ये इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इस पे स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है आपको ये. नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी में भी हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें. और कोई भी अगर हमें केमिकल्स रिलीज़ करने हैं तो हम उनकी टेस्टिंग पहले इन ऑर्गेनिजम्स पे करेंगे और तभी ह्यूमन पर करेंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट. देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में अगर हम कोई चीज़ देते हैं, कोई भी हमने प्रोसेस को स्टडी करना है तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे देते हैं इन एनिमल्स को जिनका सिस्टम अंदर से हमारे से मैच करता है. हम किसी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में स्टडी नहीं करते वरना वो हमारे पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है. तो अगर हम किसी भी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे फिजियोलॉजी हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो जब हमने ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर करी थी तो ग्लाइकोलिसिस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ही पता लगा था कि पहले ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर वो डिवाइड होता है. सो ऑल द स्टेप्स आर बीइंग डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. यहाँ पे कार्बन को रेडियो एक्टिव बनाया गया था, राइट. सो किसी भी चीज़ की फिजियोलॉजी अगर स्टडी करनी है कि सबस्ट्रेट के बाद कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारा हम यूज़ करते हैं इन एनिमल्स को. उसके बाद हम अगर किसी भी डिजीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि डिजीज़ में क्या क्या होता है, राइट, अंदर के किस कंपोनेंट की बेसिकली चेंज हो रही है जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं. और कुछ ऐसी डिजीज़ेज है जिनके लिए हमने यूज़ भी करा है. इनमें से है कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और एक है आपका लास्ट में एल्जाइमर्स डिजीज़ जो कि हमारी नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है.
सो ये कुछ डिजीजेस हैं जिनके लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करा है. सो इफ अ क्वेश्चन विल कम लाइक for which few diseases transgenic animals are being used, so you can name cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease. Fine. Now let's move ahead to the biological products. यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनिमल्स जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि एक प्रोडक्ट है जो कि हमें इन एनिमल्स से मिलता है, वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन. ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन का नाम है और ये प्रोटीन जो है वो ट्रीट करता है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर को जिसका नाम है एम्फाइसीमा. So emphysema is a respiratory disorder which is being cured by this protein which is alpha-1 antitrypsin. Okay. इसके अलावा कुछ और डिजीजेस का भी क्योर हो सकता है जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ी थी. ये प्लायोट्रोपिक डिसऑर्डर है जिसमें फिनाइलएलेनीन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है जिसके वजह से फिनाइलएलेनीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता. फिनाइलएलेनीन के एक्यूमुलेशन से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होने लग जाता है. और दूसरी डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी इसके लिए भी वर्क चल रहा है कि ये डिजीजेस भी क्योर हो सकती हैं. किससे? हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट से जो कि इन ट्रांसजेनिक एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं. इसके अलावा 1997 में रोसी नाम की एक काऊ थी जिसने प्रोड्यूस करा था एक प्रोटीन अपने मिल्क में जिसका नाम था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन. इस अल्फा एक्ट एल्ब्यूमिन जो कि इस रोजी काऊ के मिल्क में था, ये मिल्क को इतना एनरिच बनाता था बिकॉज प्रोटीन रिच मिल्क इज ऑलवेज बेस्ट फॉर द ग्रोइंग इनफेक्ट्स बिकॉज दे आर 100% डिपेंडेंट अपॉन द मिल्क. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कितना प्रोटीन होता है, तो 2.4 grams of alpha-lactalbumin is found per liter, right? So in 1997, Rossi was the first transgenic cow. So this is your first transgenic cow in which foreign genes were inserted. Because of the insertion of the foreign genes, it produced a protein which was alpha-lactalbumin, and this was very good for the infants because it had high protein content in comparison to the milk of the other normal cows. So आपको ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन और आपको ये जो बताया गया है, दिस यू हैव टू लर्न. ऑलमोस्ट एवरी ईयर द क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन दिस टॉपिक. कभी भी हमें नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग. वैक्सीन सेफ्टी में कभी भी कोई भी वैक्सीन होती है तो उसकी डिलीवरी डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे नहीं होती. कोविड के केस में हुआ था कि ह्यूमन बीइंग पे डायरेक्ट ट्रायल्स हुए थे बिकॉज कोविड की तो कोई वैक्सीन थी ही नहीं स्टार्टिंग से. तो जिसको कोविड हो गया उसकी लाइफ तो ऑलरेडी रिस्क में थी. तो जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हो गया था दे वॉलंटरी offered their body for the trials. तो डायरेक्टली हम ज़्यादातर नहीं करते हैं. कोविड के केस में ऐसा हुआ था बिकॉज दिस इज़ अ रीसेंट डिजीज़ विच इज़ स्ट्राइकिंग एवरीबडीज माइंड. नॉर्मली कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में रिलीज करनी है उसका ट्रायल पहले मेमेलियन सिस्टम वाले एनिमल पे होगा, फिर इट विल बी रिलीज्ड इन द मार्केट. सो वैक्सीन सेफ्टी में एनिमल्स का यूज होता है. जैसे ट्रांसजेनिक माइस जो है वो यूज हुआ था. सो यू नीड टू लर्न कि ट्रांसजेनिक माइस जो है वो यूज हुआ था पोलियो वैक्सीन के केस में.
whatever examples are cited in NCERT, everyone should be learned properly. कोई भी chemical, next point, कोई भी chemical अगर आपको human being को देना है, it will not be directly given. It will be first tested in the animal system, that is in resemblance to the mammalian system, that means of resemblance to our body, and then it is given to the human race. अब हम इस केस में, because humans are the most superiors on the earth, that is why some kind of exploitation is happening to the animals, because इंसान अपने आप को तो directly मार नहीं सकता, इसीलिए वो animals पे test करता है, right? So all the points which I have discussed in this video, starting from the physiology, how they could be useful in studying the physiology and the development, study of the disease, biological products, vaccine safety, chemical safety testing, these points are very important. Especially the biological product topic is important, and it may come for a 2-marker question this time. Okay, so stay connected for more videos. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.